हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक हाउस बुक्स चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को जो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उनमें से कोई वीडियोस देखनी है इसी चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर चैप्टर 1 से 6 तक और 16 चैप्टर इनकी मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इन चैप्टर्स की, ये भी मैंने कराए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में और आगे क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कितने टाइप्स के होते हैं, माइक्रो बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल का जो है आपका मैट्रिक्स होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, फ्लूइड्स लाइक सब्सटेंस जो सेल का होता है, सेल के अंदर ऐसे जो है पाया जाता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स होता है, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वैसा ये सेल का मैट्रिक्स को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, आपको बताइए। लेकिन हम न्यूक्लियस के जो मैट्रिक्स की बात करें, न्यूक्लियर के मैट्रिक्स की बात करेंगे, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। कंटेन्स न्यूक्लियोलस, उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, मैंने आपको कहा था डेंसली स्ट्रेंज स्फेरिकल बॉडीज उसके पास जो है पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। द न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस और जो है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एक ही बात है। सिंगुलर कहें तो हम न्यूक्लियोलस होता है, वैसे कहें तो वन और मोर जो है हम जो है स्फेरिकल बॉडीज कहें तो न्यूक्लियोलाई कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा होगा तो जो न्यूक्लियोलाई होता है, न्यूक्लियोलस होता है आपका, आर स्फेरिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एज इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अब जो आपका जो न्यूक्लियोलस है वो जो है कॉन्टिन्यूस है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस में है। और क्यों? क्योंकि उस पर जो है कोई मेम्ब्रेन जो है बाउंड नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो न्यूक्लियोलस है, वो जो आपका न्यूक्लियोलस है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो आपका जो न्यूक्लियोलस है वो जो है बिल्कुल इसके साथ में कॉन्टिन्यूस जो है जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है, जो उसके अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वो जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के पास जो है एज इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो है इस पर नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस को कहाँ पे? न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोप्लाज्म में कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होती है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में जो है आया भी वही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है किसके लिए? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए, आरआरएनए की सिंथेसिस के लिए जो है साइट है। लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। आपके पास कई सारी बड़ी बड़ी और काफ़ी सारी जो है न्यूक्लियोलाई जो है काफ़ी सारी जो है प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस जो सेल्स में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? एक्टिवली जो है कैरिंग करती है प्रोटीन सिंथेसिस, जो है एक्टिवली करती हैं। जो आपकी जो कौन न्यूक्लियोलाई हो गई, मतलब न्यूक्लियोलस हो गया, क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। सो आई आपको एक क्लियर हुआ होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस कह सकते हैं, क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं, यू मे रिकॉल डैट, आगे देखते हैं, यू मे रिकॉल डैट। अब इसके बाद अब आगे हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने इंटरफेस में पढ़ा था, जब न्यूक्लियस जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम में नहीं डिवाइड हो रहा आगे। यू मे रिकॉल डैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज एंड डेट्स इन कनेक्ट and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। अब मैंने आपको बताया था थोड़ा जो प्रीवियस वीडियो में ही कि आपका इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या होता है, ये लूज होता है काफ़ी उसमें, और जो है इंटरफेस में न्यूक्लियस जो है लूज होता है उसके अंदर, और जो है आपके पास न्यूक्लियर प्रोटीन के नेटवर्क जो है पाए जाते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स के, जिसमें क्या कहेंगे? प्रोटीन जो है क्रोमैटिन कहेंगे। ये जो बिल्कुल क्रोमैटिन मतलब कंडेंस्ड मटेरियल होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर, ये डीएनए की फॉर्म में नहीं होता। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, बट अलग अलग स्टेजेस आती है हमारे सेल डिवीजन की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हाईफेज, मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई थी प्रीवियस वीडियो में। बाकी इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 10 में आगे, इसके बाद वही पढ़ेंगे हम, वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स, अब वो जो क्या दिखाने लगते हैं? कुछ स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स दिखाने लग जाते हैं इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बजाय क्या दिखाने लग जाते हैं? क्रोमोसोम्स दिखाने लग जाते हैं। क्रोम इन किसकी जगह पे? न्यूक्लियस की जगह पे, जो जहाँ पे न्यूक्लियस है वहाँ पे कितने लग जाते हैं हमें? क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन की जगह। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। अब जो आपका क्रोमैटिन होता है उसके पास क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए तो होता ही है, और क्या होता है? कुछ बेसिक प्रोटीन्स भी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिस्टोन्स प्रोटीन्स। तो हिस्टोन्स क्या हो गए? कुछ बेसिक प्रोटीन्स जो डीएनए के पास आपके जो है क्रोमैटिन के पास पाए जाते हैं। डीएनए तो होता ही है, उसके अलावा कुछ बेसिक प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन्स कहेंगे। और कुछ जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उनमें कुछ क्या होती है? नॉन हिस्टोन जो है प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ क्या होती है जो जिनके पास प्रोटीन नहीं होता उन्हें हम कह देंगे नॉन हिस्टोन कह देंगे, सिस्टोन नहीं, हिस्टोन।
नॉन हिस्टोन कह देंगे। एंड ऑल्सो आरएनए क्या हो गया फिर, डीएनए हो गया, कुछ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स, लेकिन कुछ के पास जो है प्रोटीन्स नहीं होंगे, नॉन हिस्टोन कहेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहेंगे। एंड ऑल्सो आरएनए, ये सारी चीज़ें इसके पास पाई जाएंगी। सो आई आपको एक क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। सिंगल ह्यूमन सेल अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स। अब जो आपका एक सिंगल ह्यूमन सेल की सिंगल सेल की बात करें, हम सिंगल सेल की बात करें, कितना, सिर्फ एक सेल की बात करें तो हम अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग, उसमें क्या होता है 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब 2 मीटर लॉन्ग होता है, मैक्सिमम 2 मीटर जो है लॉन्ग होता है, कितना 2 मीटर लॉन्ग होता है मैक्सिमम डीएनए की लेंथ। अब जिसमें क्या होता है 46 पाए जाते हैं उसके पास, जिसमें 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें टोटल करें तो हम 46 हो गए। यू विल स्टडी डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो क्लास 12 में पढ़ेंगे जो हिस्टोन्स क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन्स क्या होते हैं, और ज़्यादा थोड़ा बहुत हमने जाना, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें, तो उसके बारे में आगे डिटेल में 12th में हम पढ़ेंगे। आगे जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। तो आगे इस पे आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे थोड़ा बहुत हम 12th क्लास में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखते एक बार मैं आपको क्विक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जैसे डीएनए था, इस तरह से डीएनए था, मैंने आपको बताया था इस तरह से डीएनए है। इसमें क्या पाया जाता है, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके बाद क्या होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, ये जी आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन हो गई, दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनवलप कहेंगे। इसके बीच में जो है देखिए स्पेस है थोड़ा सा, इसे हम क्या कहेंगे, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होएगा कहेंगे। ऐसे ये जो सारी जो है पाए जाएंगे, लेकिन ये आपस में देखिए बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं, ये बीच में आपस में बिल्कुल बंद नहीं है इस तरह से, जैसे यहाँ पे जो है बिल्कुल बंद नहीं है, बिल्कुल पोर्स है थोड़े थोड़े इस तरह से, पूरी जो आपके पोर्स पाए जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। आने जाने के लिए किसी मटेरियल का जो है, कोई चीज़ें आने जाने के लिए जो है काम होती है। तो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद न्यूक्लियोसोम क्या हो गया, इसी पूरे एक सेक्शन को हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम कहेंगे। किसी एक सेक्शन को हम देखें तो जो आपका डीएनए का एक सेगमेंट हो गया, और उस पर क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स लगे होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। सो आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, हमने जो है कर लिया था। और जब आपका क्रोमेटिन जो कंप्रेस हो जाता है, वो कंडेंस था, कंप्रेस हो गया आपस में, जो बिल्कुल कंप्रेस हो गए, जो फैला हुआ था क्रोमेटिन कंडेंस था, वो कंप्रेस हो गया, जिसमें क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। इस तरह से हमें जो है क्रोमोसोम भी जो है दिखाई देता है। इसके अंदर क्या होता है, ये सारा जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर जो है पाया जाता है इस तरह से। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो आपके क्रोमोसोम्स है, वो जो है आगे 4 टाइप्स के जो है क्रोमोसोम जो है आपके जो होते हैं। अब उस क्रोमोसोम के 4 टाइप समझने पहले कुछ टर्म्स से बेसिक टर्म्स समझते हैं। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ऑन डिवाइडिंग सेल। हर एक सेल जो भी हर एक क्रोमोसोम होता है वो कभी दिखाई देता है, सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में दिखाई देता है, जब डिवाइड करता है सेल। एसेंशियल इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर, क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। उसके पास सेंट्रोमियर पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम, सेंट्रोमियर पाया जाएगा, जिसका हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे जो है, जैसे ये सब क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर सेंट्रोमियर, इस पे जो है इस तरह से जो है आपका जो है अटैच होंगे क्रोमोसोम्स इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया। क्या हो गया, सी लिख देता हूँ, सेंट्रोमियर हो गया, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, जिसे हम यहाँ पे, जिससे जो है आपका क्रोमोसोम जो अटैच रहता है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। अब और क्या होता है आपका, on or the centromere on the sides of which disc shaped structure called kinetochores are present। अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये आपका काइनेटोकोर हो गया, उसमें एक डिस्क के शेप स्ट्रक्चर होता है इसके साइड में, देखिए यहाँ पे इस तरह से, दोनों के यहाँ पे इस तरह से, दोनों के साइड में, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे काइनेटोकोर, जिसे हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कहेंगे। तो ये हो गया सेंट्रोसोम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोसोम नहीं सॉरी सेंट्रोमियर हो गया, ये आपके काइनेटोकोर्स हो गए, और यहाँ पे इस तरह से क्रोमोसोम जो है यहाँ पे अटैच है। और जो आपके फॉर सेल डिवीजन के दौरान जो आपके स्पिंडल फाइबर्स, मैंने आपको बताया था स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, तो वो जो है यहाँ पे इस पे जो है काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये क्या होता है। सेंट्रोमियर होल्ड्स ट्रू क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये सेंट्रोमियर क्या करेगा, ये जो क्रोमैटिड्स है, ये अलग लिए, ये जो 2 क्रोमैटिड हो गई, ये वाला एक, ये वाला एक, इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिड कहेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसे हम कहेंगे ये वाला एक क्रोमैटिड हो गया, ये वाला एक क्रोमैटिड हो गया, इन्हें हम कहेंगे एक, किसी एक की बात करें क्रोमैटिड कहेंगे। तो ये जो है दो क्रोमैटिड को जो होल्ड करके 2 नीचे करता है और 2 ऊपर, ये 2 हो गए। एक कौन, सेंट्रोमियर जो होल्ड करेगा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब ये जो आपका सेंट्रोमियर है, ये कैसी इसकी पोजीशन है सेंट्रोसोम पे, जो सेंट्रोसोम है इसकी कैसी पोजीशन है, सेंट्रोसोम की, क्रोमोसोम्स की सेंट्रोसोम पे। इसके क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स के जो है क्रोमोसोम हमारे पास हो सकते हैं। तो एक बार देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाए हुए क्या हो गया, काइनेटोकोर हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, काइनेटोकोर हो गया, और ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया आपका पास, ये सेंट्रोमियर और ये अटैच है इससे काइनेटोकोर हो गए।
तो ये एक तरह से डीएनए, ये जो है स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये विद काइनेटोकोर। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक जो है देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी। अब आगे पढ़ते हैं, एक बार मैं आपको डायग्राम से इसको एक्सप्लेन जो है आपको कर देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, अलग अलग क्रोमोसोम्स हमारे पास पाए जाते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले वाला हो गया मेटासेंट्रिक। ये वाला कौन सा होता है, मेटासेंट्रिक, जिसमें जो आपका मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि आपका जो आपका सेंट्रोमियर है ये मिडल में ही प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मिडल में। आप देख सकते हैं आप ऊपर, फिर ये नीचे जो है प्रॉपर जो है शेप है इन दोनों की, ये कहीं भी आगे जो बिल्कुल सेंटर में जो है प्रेजेंट होता है आपका सेंट्रोमियर। कैसे होता है, सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में, इस तरह से जो है यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये वाला कौन सा हो गया आपका, मेटासेंट्रिक हो गया, एम लिख देता हूँ, मेटासेंट्रिक हो गया। और इसमें हम जो ये वाली आर्म है, इस वाली आर्म को हम कहेंगे पी आर्म, बट ये एनसीईआरटी में है नहीं, बट फिर भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर वाली आर्म जिसको हम क्या कहेंगे, पी आर्म कहेंगे, और ये जो नीचे वाली होती है इसे हम कहेंगे क्यू आर्म कहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि मिडल में प्रेजेंट है, तो 50%, 50 नहीं कह सकते, बट एक तरह से हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा ऊपर है क्रोमेटिड उतना ही नीचे है, मतलब बराबर है दोनों आपस में। ये आप क्यों, क्योंकि बीच में मिडल में प्रेजेंट है, तो कोई आपस में दोनों जो है पी क्या आम क्या होंगी, दोनों सेम है बिल्कुल, पी और क्या आम। क्यों, क्योंकि इसमें जो है सेंटर में प्रेजेंट है। लेकिन आप दोनों और में देख सकते हैं ये वाली पी, ये जो आपकी क्यू आम है इसमें बड़ी है, पी छोटी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगी, पी बराबर क्यू, पी आम जो आपकी क्यू आम की जो है बराबर होगी, किसमें, मेटासेंट्रिक में। एक बार फिर से बताता हूँ, इसमें क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो है आपका सेंटर में प्रेजेंट होगा, और इसमें जो ये पी वाली के आर्म है और ये वाली क्यू आर्म है, मतलब ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों क्या होगी, पी आर्म और ये दोनों क्यू आर्म। तो इसमें क्या होता है, पी और क्यू आर्म जो है बराबर होती है, पी और क्यू आर्म क्यों बराबर होती है, क्योंकि इसमें जो है दोनों ये बराबर होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रोमियर में यहाँ पे ये वाली आर्म बड़ी होती है, पी वाली ये आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन इसमें दोनों बराबर दिख रही है आपको, इसलिए जो है बराबर होती है, दोनों बराबर दिख रही है। ये इसका सेंट्रोमियर हो गया, ये वाली। और इसके बारे में पढ़ेंगे आगे क्या होता है, सेकंड कॉन्स्ट्रक्शन ये भी पढ़ेंगे आगे। तो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, मेटासेंट्रिक, उसके बाद देखेंगे सब मेटासेंट्रिक। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो मेटासेंट्रिक होता है इसकी शेप क्या होती है, वी शेप। क्या होती है, वी शेप। ये शेप इंपॉर्टेंट है, 2020 में से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये कैसी शेप होती है, वी शेप। एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको फिर भी करनी है। ये कौन सा होता है, मेटासेंट्रिक हो गया, ये इसकी शेप क्या होगी, वी शेप होती है। उसके बाद ये वाला सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, तो बिल्कुल सेंटर में था आपका सेंटर में, इसमें क्या हो जाए, थोड़ा सा स्लाइटली जो है ऊपर हो जाएगा आपका, एक जो है जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, ये वाली जो है शॉर्टर आर्म हो जाएगी और ये वाली लॉन्गर हो जाएगी। तो इसमें क्या होगी, जो आपकी पी आर्म है, पी आर्म है वो छोटी है क्यू आर्म से, तो क्यू आर्म इसमें बड़ी हो गई, ये वाली क्यू आर्म जो है बड़ी हो गई और पी आर्म छोटी हो गई इस वाले में, कौन से, सब मेटासेंट्रिक में। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें शॉर्ट आर्म है, और इसमें क्या होगा आपका, ये वाला सब मेटासेंट्रिक, ये वाला सब मेटासेंट्रिक, और इसकी शेप क्या होगी, इसकी होगी आपकी एल शेप। कौन सी होगी, इसकी एल शेप होगी सब मेटासेंट्रिक की। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक की, एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, ये जो है बिल्कुल एंड पे जो है प्रेजेंट होगा। देखिए आप इससे भी ज़्यादा ऊपर हो गया, एक तरह से एंड पे जो है प्रेजेंट होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ बिल्कुल प्रेजेंट होगा। जिसमें क्या होगा, ये बिल्कुल शॉर्ट आर्म हो गई, बिल्कुल ये वाली लॉन्ग आर्म हो गई। तो इसमें भी क्या होगा कि आपकी जो आपकी पी वाली आर्म है बिल्कुल काफ़ी छोटी हो जाएगी क्यू आर्म से। इसमें फिर छोटी थी, इससे थोड़ी छोटी थी, लेकिन इसमें काफ़ी छोटी हो गई, इसलिए हम दो ऐसे निशान लगाएंगे, इसमें काफ़ी छोटी हो गई। और अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसकी शेप क्या होगी, इसकी होगी जे शेप होगी। कैसी होगी, जे शेप होगी, जे इसमें शेप जो है पाई जाएगी। ये वाला कौन सा था, एक्रोसेंट्रिक। लास्ट वाला है आपका टीलोसेंट्रिक हो गया। इसमें क्या होगा, जो आपका टीलोसेंट्रिक में वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। यहाँ पे भी एंड था, थोड़ा सा ऊपर, एंड से थोड़ा सा नीचे था बिल्कुल, और यहाँ पे बिल्कुल एंड पे चला जाएगा, और ये हमें दिखते हैं। लेकिन वैसे हम देखें तो इसमें क्रोमोसोम एक ज़्यादातर क्या होता है कि क्रोमोसोम दिखते भी, ऊपर जो क्रोमेटिड होता है हमारे पास होते भी नहीं, ये बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होता है यहाँ पे बिल्कुल। ये एनसीईआरटी में लिखा है, बट कई बार क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि ये बिल्कुल एंड, ये आपके क्रोमेटिड है, हमें दिखते भी नहीं है, तो ये बिल्कुल एंड पे हो जाता है प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपकी जो आपकी पी वाली आर्म है ना, बिल्कुल ना बराबरी दिखेगी, होगी ही नहीं। आप कह सकते हैं होगी नहीं, होगी तो जो पी वाली है वो काफ़ी 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 छोटी होगी क्यू वाले से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसकी शेप क्या होगी, इसकी होगी आई शेप होगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होते हैं। अब एनसीईआरटी से एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे और हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है। The metacentric chromosome has middle centromere forming two equal आर्म्स होंगी। इसमें मिडल में सेंट्रोमियर होगा,
ऑफ द क्रोमोसोम, ये वाला हो गया मेटासेंट्रिक हो गया। सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सब मेटासेंट्रिक में क्या हो गया, क्रोमोसोम हैज क्रोमोसोम स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, मिडल यहाँ पे मिडल हो गया लेकिन थोड़ा सा ऊपर से पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इनटू, जिसकी वजह से क्या होगा, वन शॉर्टर आर्म होगी, ऊपर वाली पी आर्म छोटी हो जाएगी क्याऊ आर्म से, वन शॉर्टर एंड वन और लॉन्गर आर्म, जो क्याऊ वाली आर्म होगी नीचे वाली आर्म होगी, ये वाली बड़ी हो जाएंगी। अब एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड के जो है बिल्कुल पास में जो इस तरह से जो है पाया जाएगा, और ये वाली काफ़ी बड़ी होगी एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक तो बिल्कुल छोटी हो जाएगी पी वाली, बिल्कुल छोटी है, एक बड़ी हो जाएगी काफ़ी क्यू वाली, वन वेरी लॉन्ग आर्म। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, बिल्कुल एंड पे जो प्रेजेंट हो जाएगा, बिल्कुल ना बराबरी हमारे, और ये वाली बिल्कुल काफ़ी बड़ी हो जाएगी हमारे पास क्यू, पी जो है काफ़ी 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 छोटी हो जाएगी क्यू से, क्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी या फिर हमें दिखाई ही नहीं देगी। सो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। समटाइम्स क्या होता है, फ्यू क्रोमोसोम, एक बार हाईलाइटर लेते हैं, एक तरह से हाईलाइटर हमारा काम करता है ये। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट द कंस्टेंट लोकेशन। अब क्या होता है यहाँ पे, अब ये आपका जो क्या होता है, ये कुछ टाइम क्या होता है कि आपके कुछ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं नॉन स्टेनिंग हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हमें दिखने लग जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस गिव्स अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बार डायग्राम से, हमें डायग्राम क्योंकि बायो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं, इसकी वजह से हमें सब कुछ समझ आता है। इसमें क्या होता है, वैसे एनसीईआरटी में इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ये क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है, ये जो है न्यूक्लियोलस आपका बनाता है, क्या बनाता है, न्यूक्लियोलस एक तरह से। लेकिन आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ये होता है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल यहाँ पे, देखिए नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, हाँ ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें भी ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। वैसे तो आपका ये होता है, क्या होता है, ये वाला होता है वैसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है जो नीचे दिखाया हुआ है, वैसे तो ये वाला होता है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ये वाला। और ये ऊपर वाला क्या कहेंगे, कुछ जो है ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। ये क्या होता है, कुछ छोटे छोटे हमें फ्रेगमेंट जो है दिखाई देने लग जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। और ये नीचे वाला क्या होता है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहेंगे, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ सैटेलाइट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। करता क्या है, ये जो न्यूक्लियोलस बनाता है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। एनसीईआरटी वैसे यहाँ पे हाईलाइटेड है, पेपर में आए तो आपको यही करना है, बट वैसे क्या होता है, ये वाला होता है, ये नीचे वाला आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये ऊपर ऐसे दिख रहा है, ये वाला होता है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, और इसके ऊपर ये क्या हो गई, सैटेलाइट हो गई। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला टॉपिक हमारा ये माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं, कुछ माइनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यू वेसिकल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे जो मेम्ब्रेन होती है इन पे, बट माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोबॉडीज़। डेट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स इसके पास जो है पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में जो है पाया जाता है, किस किस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, दोनों में जो है पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, एक जो हम मेन जो पढ़ सकते हैं, इसका जो टाइप होता है, सब जो है मेन टाइप होता है परऑक्सीजोम्स, पी लिख देता हूँ, परऑक्सीजोम्स होता है सबसे पहले वाला। इसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके पास। एंजाइम्स कौन कौन से, परऑक्सीडेज होता है, और एक होता है कैटालेज होता है। एक कौन सा होता है, कैटालेज होता है, कौन सा हो गया, परऑक्सीडेज हो गया, और एक हो गया आपके पास कैटालेज हो गया। ये जो आपका चैप्टर नंबर 9 में जो आपका दिया हुआ है, अगर आप जो एनसीईआरटी में पेज नंबर आप 159 खोल के देखेंगे, को फैक्टर्स वाला जो टॉपिक है उसमें आपको जो है मिल जाएगा, ये आपको जो है प्रोस्थेटिक जो है ग्रुप लिखा हुआ है उसमें जो है आपको मिल जाएगा 159 पेज पे। तो आगे दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो परऑक्सीजोम होते हैं मेनली, माइक्रोबॉडीज कौन सी होगी, परऑक्सीजोम हो गई। जिसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, परऑक्सीडेज और कैटालेज। ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो परऑक्साइड जो आपके कई बार जो क्या होता है, सेल में जो आपके हाइड्रोजन परऑक्सीडाइड जो है बन जाता है, जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। H2O2 बन जाता है, H2O2 जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता है आपकी बॉडी के लिए, हार्मफुल होता है, जहरीला होता है, तो इसे हमें निकालना पड़ता है। तो इसको जो हमें जो है निकालना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, परऑक्सीडेज और कैटालेज, इसके पास एंजाइम होते हैं परऑक्सीजोम के पास, ये जो है इसे कैटालाइज कर देते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये माइक्रोबॉडीज़ के बारे में हो गया, थोड़ा बहुत इतना ही हमें पढ़ना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे समरी और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।